जी हाँ, इंजूरियस एसिमिलेशन क्या है उसकी परिभाषा बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द हस्बैंड हु इज सेन एंड एडल्ट, दो चीजें हैं, पति सेन होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। If he compares his wife to his mother or any other female within a prohibited degree, the wife has a right to refuse herself to him until he has performed penance। मतलब जब तक प्रायश्चित नहीं कर लेता, पश्चाताप नहीं कर लेता, यदि वो अपने पत्नी का जो कंपैरिजन है ऐसी महिला के साथ करता है जो खुद उसके प्रोहिबिटेड डिग्री में है, उदाहरण के लिए माँ, तो भैया कहा गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी। जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा फिर पत्नी क्या करेगी, वो रिफ्यूज कर देगी कि मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे साथ, कोई कोहैबिटेशन नहीं होगा। In default of expiation by the penance, the wife has a right to apply for judicial divorce। मुल्ला कहता है कि अगर वो प्रायश्चित नहीं करता है, अपनी गलती को नहीं सुधारता है, तो वाइफ के पास एक अधिकार आ जाता है डिवोर्स लेने का। तो हमें जीहर के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, जो पति है बेटा वह सेन हो, वह एडल्ट हो, ठीक है ना, अनसाउंड माइंड का ना हो, माइनर ना हो। दूसरा विषय जो मैंने अभी आपको बताया, उसने क्या किया, उसने कंपेयर किया है किससे, अपनी पत्नी को अपनी माँ से या किसी ऐसी महिला से जो उसके प्रोहिबिटेड डिग्री में आती हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो किसी महिला से बेटा कंपैरिजन कर रहा है, किसी पुरुष से नहीं कर रहा है, महिला से, ठीक है, जो प्रोहिबिटेड डिग्री में है, जिससे उस पुरुष की शादी नहीं हो सकती। कह रहा अरे तुम तो बिल्कुल मेरे बहन जैसी हो, है ना। तो कहा नहीं नहीं भैया ये गड़बड़ है। तो वाइफ के पास क्या क्या अधिकार है, द वाइफ हैज द राइट टू रिफ्यूज टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम टिल ही एक्सपिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम पेनेंस प्रिस्क्राइब बाय लॉ। अब कैसे प्रायश्चित करेगा ये भी बताया गया है कि वो गुलामों को मुक्त कर दे जो अब रेलिवेंट नहीं रह गया है, वो फास्ट करे 2 महीनों तक का, वो बेटा खाना खिलाए 60 गरीब लोगों को। तो पहला तो छोड़ देते हैं, पहला आ जाएगा तो फिर भारतीय न्याय संहिता और बॉन्डेड लेबर एक्ट पीछे पड़ जाएगा। लेकिन ये लिखा है कि ये तरीका है प्रायश्चित करने का, क्योंकि पत्नी मना कर देगी कि भैया तुम जब तक नहीं करोगे अपनी गलती सुधार, नहीं करोगे प्रायश्चित, और प्रायश्चित के ये तरीके हो सकते हैं। दूसरा विषय क्या है, और पत्नी के पास बेटा क्या अधिकार है, टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर रिक्वायरिंग हिम ईदर टू परफॉर्म अ पेनेंस और डिक्री फॉर रेगुलर डिवोर्स। तो बेटा उसके पास एक अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकती है, कहेगी सर ऐसा ऐसा हुआ है, ये नहीं कर रहे हैं प्रायश्चित वगैरह, इसलिए मुझे डिवोर्स दे दिया जाए, एंड इट विल बी टेकन टू बी ए ग्राउंड इन फेवर ऑफ द वाइफ टू सीक डिवोर्स। लीगल इफेक्ट बेटा जीहर का क्या आएगा, द डिक्लेरेशन ऑफ जीहर डज नॉट ऑफ इटसेल्फ terminate the marriage, nor is the claim of the wife for the restitution of conjugal right lost even if expiation has not been done। कहने का मतलब है केवल कंपैरिजन से, केवल जीहर से बेटा शादी खत्म नहीं हो जाती है, वो केवल सस्पेंड है। जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है, जो मैरिटल रिलेशन है, वो केवल एक सस्पेंडेड एनिमेशन में जा रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। केवल कंपैरिजन करने से ऐसा नहीं होगा। तो जो लीगल कंसिक्वेंसेस हैं उसे दूसरे पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि भैया हो गया कंपैरिजन, कर दिया जी, हर शादी तो नहीं खत्म हो रही है, लेकिन पॉइंट नंबर 1, यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो अनलॉफुल हो जाएगा। हस्बैंड इज रेंडर लायबल टू एक्सपिएशन बाय पेनेंस, जो मैंने आपको समझा दिया। एंड पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वाइफ कैन क्लेम जुडिशियल सेपरेशन इफ द हस्बैंड परसिस्ट इन रॉन्ग डूइंग। मान ही नहीं रहा है, नहीं नहीं हम तो कंपैरिजन करेंगे, नहीं नहीं हमने जो कहा वो सही है, नहीं हम नहीं करेंगे प्रायश्चित, कहेगी तुमसे जुडिशियल सेपरेशन ले लूंगी। अब शिया सुन्नी को समझना पड़ेगा, शिया क्या कहता है, शिया लॉ बेटा ये कहता है कि जब ये कंपैरिजन हो रहा है, जब जिहर किया जा रहा है, तो 2 विटनेस का होना जरूरी है जब ये इंजूरियस एसिमिलेशन किया जा रहा है, ठीक है। मुटा मैरिज विच admits no other short of divorce may be dissolved by जीहर। तो मुटा के लिए और तो कोई डिसोल्यूशन का ग्राउंड है नहीं, जीहर से खत्म की जा सकती है। दिस फॉर्म ऑफ डिवोर्स हैज बिकम ऑब्सोल्यूट, पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता है, जैसे मुटा नहीं चलता है भारत में वैसे ये भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट जीहर, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं लिखना है, ना आपसे पूछा जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू डिवोर्स बाय वाइफ, तलाके तफवीज। तो मैंने आपसे कहा मुस्लिम लॉ इस मामले में प्रोग्रेसिव माना जाता है, वो महिलाओं को भी अधिकार दे रहा है कि आप डिवोर्स ले सकती हैं, ठीक है। तलाके तफवीज, तलाके तफवीज में टीटी बोलूंगा। तलाके तफवीज रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ द हस्बैंड्स राइट टू प्रोनाउंस डिवोर्स टू द वाइफ और एनी थर्ड पर्सन इधर परमानेंटली और टेम्पोररली अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। जहां पर बेटा खुद हस्बैंड क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को यह अधिकार दे रहा है, किसी और व्यक्ति को अधिकार दे रहा है कि पत्नी मुझसे डिवोर्स ले ले,
अभी मैं बताऊंगा परमानेंटली का एप्रिसिएशन कैसे होगा, टेम्पोररली का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। लीगल बेसिस क्या है बेटा, इसे हनाफी स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ रिकॉग्नाइज करता है। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल व्हाट अ पर्सन मे डू हिमसेल्फ ही मे डेलीगेट। तो हम लोग डेलीगेशन ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं, यहां भी कोई डेलीगेशन ऑफ पावर जैसा है कि हस्बैंड को डिवोर्स ले सकता है, तो वो जो खुद कर सकता है उस पावर को डेलीगेट कर दे रहा है अपनी पत्नी को या किसी थर्ड व्यक्ति को। ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो पत्नी मुझे डिवोर्स दे सकती है और ये माना जाएगा वो डिवोर्स मैंने खुद लिया है। और भी अभी आप समझ जाएंगे इसके एसेंशियल्स को जब पढ़ेंगे। एसेंशियल्स ऑफ टीटी, हस्बैंड मस्ट डेलीगेट वॉलंटरली। अब हस्बैंड के ऊपर बेटा कोई दबाव है, मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह है, इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में है, तब तो डेलीगेशन नहीं सही माना जाएगा। तो हस्बैंड जब भी डेलीगेट कर रहा है तो भैया वो डेलीगेशन जो है वो वॉलंटरली होना चाहिए। ठीक है ना, वॉलंटरली। डेलीगेशन मस्ट बी मेड क्लियरली ओरली और इन राइटिंग। तो जो डेलीगेशन है बेटा वो ओरली किया जा सकता है, इन रिटर्न किया जा सकता है, और इट शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट बी एम्बिगस, इट शुड नॉट बी वेग। मतलब क्लियर है कि भैया किस परिस्थिति में मैं खुद को डिवोर्स दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को देता, मैंने अपनी पत्नी को यह अधिकार दे दिया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हे प्रिय तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, और माना यह जाएगा कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया है। ठीक है, तो ये ओरल डिक्लेरेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इट कैन बी कंडीशनल ट्रिगर्ड बाय सर्टेन इवेंट और अनकंडीशनल। तो ये कंडीशनल भी हो सकता है। आप कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कुछ होने पर, ठीक है ना, कुछ होने पर, यदि मैंने दूसरी शादी की, तीसरी की, चौथी की या 4 के बाद की, इसे हटाओ, तो फिर क्या होगा, तुम डिवोर्स ले लेना। ठीक है, और वो अनकंडीशनल भी हो सकता है बेटा। The wife must exercise the right of delegated, the wife must exercise the delegated right properly as per the term। तो भैया जो terms है, मतलब delegation of power हो रही है, तो it should be made upon some terms, some norms। तो अगर पत्नी बेटा उन टर्म्स को फॉलो नहीं करती है, उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है, तो उसके द्वारा लिया हुआ ये जो डिवोर्स है, जो इसका एक्सरसाइज ऑफ राइट है, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये 4 एसेंशियल कंडीशन है बेटा जो तलाक तफवीज में एक साथ मौजूद रहनी चाहिए। टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, किस तरीके का डेलीगेशन होता है उसे भी पढ़ लेते हैं। पहला है बेटा परमानेंट डेलीगेशन, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। If the husband gives the wife permanent right to divorce herself, usually included in the nikah nama marriage contract। ठीक है बेटा, यदि हस्बैंड ये परमानेंट राइट अपनी वाइफ को देता है, तुम्हारा जब मन करेगा यार तुम ले लेना, एक्सरसाइज कर लेना। इट शुड बी रिटन इन द निकाह नामा बेटा, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा होगा कि हस्बैंड ये अधिकार अपनी पत्नी को दे रहा है। ये है परमानेंट, जैसे अपन पढ़ते हैं परमानेंट इंजंक्शन, पढ़ते हैं ना सेक्शन 37 वगैरह में, उसी तरीके से बेटा परमानेंट डेलीगेशन है। टेम्पोररली क्या है, डेलीगेशन इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड और ओकेजन। आज से 2 साल तक तुम्हारे पास ये अधिकार होगा। मैं 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूं नौकरी पर, धंधे पानी पर, तुम्हारे पास ये अधिकार होगा। तुम्हारे पास अगर ऐसा हो जाता है, यदि मैं शराब पीना शुरू कर देता हूं, शराब पीता हूं, कोई दूसरा नशा करता हूं, मारता हूं, पीटता हूं, गाली देता हूं, दूसरी शादी कर लेता हूं, कुछ भी हो सकता है ना। अब इवेंट तो सब्जेक्टिव कंसर्न है, तो डेलीगेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड और ओकेजन। इफ आई रीमैरी विदाउट योर कंसेंट यू मे डिवोर्स योरसेल्फ, तुम खुद डिवोर्स ले लेना। ठीक है ना, अगर मैं शादी करता हूं बिना तुम्हारी अनुमति के, उदाहरण क्या है, at the time of marriage the husband tells the wife I gave you the right to divorce yourself if I marry another woman। तो अगर बेटा बाद में, अगर ये कंडीशन है निकाह नामा में शामिल है, यदि बाद में पति महोदय शादी करते हैं, then the wife can invoke तलाक तफवीज and divorce herself without going to court। वो खुद को बेटा डिवोर्स दे देगी, और जैसा मैंने कहा माना जाएगा पति ने दे दिया। तो भैया तलाक तफवीज क्यों महत्वपूर्ण है? अरे भैया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भैया ये दे रही है क्या, महिला को, पत्नी को प्रोटेक्शन, कि अगर यूनिलैटरल मिसयूज ऑफ तलाक है तो वो इस राइट को यूज कर सकती है। ये आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है बेटा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको मजबूत कर रही है पत्नी के फेवर में। एंड इट्स अ प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म विद इन इस्लामिक लॉ ऑफ एन अंडर यूज्ड। नहीं किया जाता, जानकारी नहीं रहती है, महिलाएं डरती हैं, लेकिन तलाक तफवीज है, एग्जिस्ट करती है।
अगर निकाहनामा में इसका रेफरेंस है, इनकॉर्पोरेशन है, देन दिस राइट कैन बी यूज्ड बाय द वाइफ। ठीक है, तो क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने भैया जोड़ दिया किससे, संविधान से। अब कुछ कंडीशन है, दूसरी शादी कर लेना, बेसिक फैसिलिटी का ना देना, या कोई भी कंडीशन जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो पत्नी बेटा क्या कर सकती है, पत्नी इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। इट इज ऑल अबाउट तलाके तफवीज, जो एक प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, जेंडर जस्टिस, विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा है, और बेटा अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्या सुन्नी हो क्या शिया हो, दोनों पर अप्लाई होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें हम खुला वगैरह मुबारक को पढ़ेंगे। पहले नहीं था, बाद में इसका एड ऑन हुआ, बाद में इसको रिकॉग्निशन मिला कि यदि पति पत्नी नहीं तैयार हैं एक दूसरे के साथ रहना, तो ठीक है डिवोर्स कर देते हैं। हम लोगों ने बेटा 1976 में हिंदू लॉ में इस तरीके का अमेंडमेंट किया कि अगर पति पत्नी दोनों चाहते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, एंड दे बोथ आर रेडी फॉर दिस प्रोपोजिशन, लेट देम बी फ्री, आजाद कर दो। शादी है, कोई ढोना थोड़ी ना है। अगर नहीं पट पा रही है, हमारे यूपी बिहार में बोला जाता है, तो ठीक है भैया, दे शुड गेट दैट सेपरेशन। जाओ, दोनों आजाद हो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, फैसला लो। उसी तरीके से बेटा म्यूचुअल कंसेंट में खुला का कॉन्सेप्ट है। खुला मतलब क्या है, खोल देना। खोल क्या देना, एक बंधन है, एक गांठ है। शादी क्या है बेटा, एक ऐसे बंधन है ना, हम लोग कहते हैं शादी के लिए परिणय सूत्र। सूत्र क्या है, जो बांध रहा है, गठबंधन है। ठीक है, तो ठीक है, उसे खोल देंगे, नाम ही है खुला। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पहला पर्सपेक्टिव है, खुला कॉन्स्टिट्यूट अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स that depends only on the mutual agreement of the partner. At this stage the couple decides to annul the marriage and may even discuss the payment of some amount. तो भैया क्या है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, यूनिलेटरल नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड है ना, कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम समझ रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो हम समझ रहे हैं। नाउ वी हैव कम टू दिस कॉमन पॉइंट कि नहीं, अब आजाद हो जाना है। सो the wife might bring back the amount given to her as meher or some other amount for the husband to agree and grant the divorce. महिला क्या करेगी, महिला के पास बेटा एक एब्सोल्यूट राइट है मेहर का, डावर का। कह रहे कि भैया हम फोरगो कर रहे हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, नहीं चाहिए, लिया दिया भी है तो ये ले भैया, तू अपना मेहर ले ले, हमें आजाद कर। ये क्या हो सकता है, ये कंसिडरेशन हो सकती है वाइफ के पार्ट पर। भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट की कंसिडरेशन हो सकती है कि लो भैया तुम्हारा दिया हुआ मेहर हम वापस कर रहे हैं। This method is non-confrontational and both partners have the right to make decision concerning their separation. Khula, on the other hand, is a type of divorce initiated by the wife where she seeks release from the marriage by offering compensation, usually by returning the dower, meher or part of it. It's a mutual agreement between the husband and wife and the husband must consent to it. दो तीन चीजें हैं। तो पहले बेटा प्राइमा फेसाई हमें यह समझना है कि यह अधिकार किसे मिल रहा है, पत्नी को मिल रहा है, क्योंकि डावर तो वही दे रही है। अब डावर की बात नहीं है, कंपनसेशन में वो पैसा रुपया प्रॉपर्टी कुछ भी देना चाहती है, दे सकती है। डावर इसलिए क्योंकि माना जाता है कि उसका एक एब्सोल्यूट राइट है, उसके पोजीशन में है। तो कहा भैया उसने ऑफर किया, पति भी तैयार हो गया, चलो भैया हम भी तैयार हैं, लेकिन पति का तैयार होना जरूरी है, ये केवल पत्नी का अधिकार नहीं है, तभी तो म्यूचुअल एग्रीमेंट बनेगा। तो पत्नी की पेशकश है, पत्नी का कंसिडरेशन है, कंपनसेशन है, डावर दे दिया, उसका एक पार्ट दे दिया। पति यार 10 रुपए में संतुष्ट हो जाता है, 10 रुपए में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा। पति को 10 करोड़ रुपया चाहिए, 10 करोड़ में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा। मतलब एग्रीमेंट में तो होता है ना भैया, मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ थॉट प्रोसेस। In contrast, the talaq tafweez is a form of divorce where the husband delegates his right of pronouncing talaq to the wife, either permanently or temporarily. If such a delegation exists, the wife can divorce herself without needing the husband further consent by exercising that delegated right. देखो तलाक तफवीज में भी जो पत्नी है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है, खुला में भी जो पत्नी है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। दोनों में तलाक तफवीज में ये अधिकार डिवोर्स लेने का खुद पति ने दिया है, परमानेंटली दिया या टेम्पोररली दिया है। यहां पर खुला में क्या है, यहां भी बेटा पत्नी इस राइट का एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट पे कर रही है और पति को कुछ दे रही है, कंपनसेशन। ले भैया कंपनसेशन ले ले, नहीं रह सकते हम दोनों एक दूसरे के साथ। तो भैया क्या है एसेंशियल्स खुला की, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दैट इज अबाउट वाइफ ऑफर फॉर कंपनसेशन, जो मैंने आपको बताया। भैया वो खोलना चाहती है गांठ को तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। परिणय बंधन,
खोलना है एंड द वाइफ इज विलिंग टू मेक दैट खुला इन प्रोग्रेस, तो वाइफ क्या करेगी? शी विल ऑफर द कंपनसेशन। किसे? हस्बैंड को करेगी, घर वालों को नहीं करेगी, मम्मी पापा भाई बहन को नहीं करेगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड एक्सेप्टेंस। अब भाई वाइफ कह रही है तुम हमसे 10 करोड़ रुपया ले लो, हस्बैंड कह रहा है तुम हमको 100 करोड़ रुपया दे दो, आई विल नॉट लेट दिस टाई ओपन, नहीं होने देंगे। एग्रीमेंट के लिए तो बेटा जरूरी है कि कंसेंट हो ना, एक्सेप्टेंस हो। So the non-fulfillment of विदा does not form part of the conditions for खुला, क्योंकि यहां तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की सहमति के साथ हैं। कौन सा दुख है, कौन सी सेरेमनी है ना। यहां तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जिंदा हैं और दोनों चाह रहे हैं कि चलो भैया मान लेते हैं, संबंध को खत्म करते हैं। तो भैया लिखा है कि अगर इद्दा का नॉन फुलफिलमेंट होता है, कहां गया रे, तब भी चलेगा, ठीक है। रेवोकेशन, अच्छा रेवोकेशन कैसे संभव है? क्या रेवोकेशन हो सकता है? क्या रिट्रैक्शन पॉसिबल है? देयर आर डिफरेंसेस इन प्रिजुडिस बिटवीन शिया एंड सुन्नी। क्या भैया खुला को लेकर, एक खुला क्या है? वाइफ इनिशिएटेड डिवोर्स है, तो रिट्रैक्शन को लेकर, रेवोकेशन को लेकर शिया और सुन्नी भाई एक दूसरे के सामने फिर से खड़े हैं। शिया क्या कहता है? शिया कहता है एक बार यदि पति तैयार हो गया तब भैया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज परमानेंट। बिल्कुल सही बात है। एज वी रेड इन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक बार एक्सेप्टेंस बेटा पहुंच गया, मिल गया, कॉन्क्लूड हो गया, तो फिर माना जाएगा नहीं कर सकते रेवोकेशन, है ना, फिर तो ब्रीच हो जाएगा। उसी तरीके सिया वाले रीजनेबल बात कर रहे हैं कि भाई हस्बैंड ने एक बार दे दी है ना अपनी एक्सेप्टेंस ऑफर पे, तो ठीक है, डिसोल्यूशन परमानेंट है। दिस इज कंसिस्टेंट विद द स्ट्रिक्ट, अच्छा लिखा भी है, दिस इज कंसिस्टेंट विद द स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सपेक्टिव वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसिडरेशन बाय द हस्बैंड पुट्स एन एंड टू द मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सुन्नी लॉ गिव्स द हस्बैंड मोर राइट। सुन्नी वाले कहते हैं नहीं नहीं, पति के पास एक और अधिकार होगा। वाइल ही एग्रीड टू द खुला, मान लेते हैं पति महोदय क्या है, एग्रीड कर गए, अपनी कंसेंट वगैरह दे दिए। Even that the husband has the right to withdraw his agreement within the period of idda and return the compensation given to wife। कहा भैया जो इद्दत का पीरियड है डिवोर्स के बाद जो होता है, हो सकता है पति को लगे नहीं मुझे कम पैसा मिला, नहीं मुझे शादी नहीं खत्म करनी, नहीं, फॉर वट सो एवर रीजन। सुन्नी के फॉलोअर्स के लिए सुन्नी लॉ कहता है कि वह अपनी एसेंट को, कंसेंट को बेटा क्या कर सकता है, कॉन्करेंस को वापस ले सकता है। नहीं मानूंगा, मैं बढ़ूंगा आगे, कहां, शादी में। This is a mechanism similar to the right of redemption, implying that the party may reconsider his or her action within a prescribed period of time। आप लोग redemption पढ़ते हैं, once a mortgage always a mortgage, और उससे जुड़ा राइट ऑफ रिडेम्पशन है ना, इंग्लैंड के कंपैरिजन में पढ़ते हो ना, तो ये वैसा है कि ठीक है एक सर्टेन पीरियड तक कर सकते हैं। सो सुन्नी खुला इज बाई फॉर लेस रिजिड देन द डेफिनेटिव रिटेंशन ऑफ शिया। तो भैया सुन्नी वाले क्या हैं, सुन्नी वाले थोड़ा रीजनेबल माने जाते हैं, शिया वाले सख्त हैं। एक बार दे दी कंसेंट, पति चाह कर वापस नहीं ले सकता। मुबारत, म्यूचुअल रिलीज फ्रॉम द मैरिटल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मुबारत पढ़ने वाले हैं। मुबारत क्या है, मुबारत के एसेंशियल लीगल फ्रेमवर्क क्या है, सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला विषय है दैट इज अबाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट। The most crucial element of mubarat is the mutual consent of both the spouses. Unlike khula, there is no offer and acceptance, but rather a simultaneous agreement to enter into marriage। भैया खुला में क्या था, पत्नी का अधिकार है ना, मुबारत में क्या है, दोनों का अधिकार है, साइमल्टेनियस एग्रीमेंट है, किसी एक का नहीं है। नो रिक्वायरमेंट फॉर कंपनसेशन। वहां पत्नी चाहती है खोल दो ये गठबंधन, नहीं चाहिए शादी, यहां पर म्यूचुअल है, तो जब उसका इनिशिएटिव है, उसका एंडोर्समेंट है, तो कह रही है भैया पैसा रुपया ले लो, कंपनसेशन ले लो, आजाद करो यार। यहां पर बेटा क्या है, म्यूचुअल है। यही अंतर है खुला और मुबारत में, कि मुबारत में पैसा रुपया नहीं देना है, कोई कंपनसेशन कंसिडरेशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इररिवोकेबिलिटी, ठीक है ना। सो लाइक खुला, मैंने क्या लिखा, मुबारत इज ऑल्सो इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, मीनिंग दैट वंस इट इज एग्जीक्यूटेड द मैरिज कैन नॉट बी रिज्यूम्ड अनलेस थ्रू अ न्यू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है बेटा, नहीं किया जा सकता, फिर से शादी करना है खुला करके, मुबारत करके, तो कर लो, क्या दिक्कत है, कर लो, क्या दिक्कत है। तो वो नियम सेम है। मैंने इसका कंटेंट नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने आपको उसका एसेंस बता दिया है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इद्दत, द वाइफ मस्ट ऑब्जर्व द इद्दत पीरियड
after the मुबारत is finalized, ensuring no pregnancy and providing a period of reflection। तो भैया मुबारत में क्या करना है, इद्दत पीरियड को जरूर फॉलो करना है। यहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहां गया, अरे पढ़ा था ना अभी खुला में हम लोगों ने इद्दत को लेकर, तो वो कंपैरिजन में करवाना चाह रहा था मैं। आगे एक चार्ट भी लेकर आया हूं, ठीक है। तो यहां ऑब्जर्वेशन ऑफ इद्दत इज मैंडेटरी। तो भैया सुन्नी और शिया में क्या क्या अलग है दोनों की प्रैक्टिस में। While the general principle of Mubarak, it is similar across different Islamic school, thought there as specific distinction। सुन्नी क्या कहता है, among Sunnis, Mubarak is straightforward and does not require any additional ritual once both party agree the marriage is dissolved। तो सुन्नी वाले कहते हैं भैया हमें और कोई रिचुअल वगैरह फॉलो नहीं करना है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सुन्नी वाले इस विचारधारा के। शिया वाले क्या कहते हैं, शिया वाले कहते हैं अरे नहीं भाई, शिया ज्यूरिस्प्रूडेंस, the word Mubarak must be followed by the pronouncement of talaq in Arabic। if the couple cannot pronounce these words, a valid divorce may not result। ले भैया करना है तो पहले सीख के आओ अरेबिक भाषा, उसी में बोलना है। शिया वाले इस मामले में थोड़ा कठिन है, रिजिड है। This additional requirement underscore the importance of formalism in Shia law। भैया सीधी सी बात है यार, पति पत्नी किसी अरेबिक टर्म से थोड़ी ना जुड़े हैं, अरबी भाषा आएगी उससे थोड़ी ना शादी चल रही है, कोहेबिटेशन चल रहा है। ठीक है, शिया ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐसा लिखा है तो यही पढ़ना है, यही याद करना है कि बोलना है भैया तो अरेबिक टर्म में बोलो। इसकी बात कर रहा था कि मैं एक फ्लोचार्ट लेकर आया हूं, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं एक पासिंग रेफरेंस देता हूं, बाकी जब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएगा, तो आप इसका बेहतर तरीके से बेटा अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलें चलो भाई। तो आप इधर देखेंगे बेटा, एस्पेक्ट खुला मुबारक दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है भैया। इनिशिएशन कौन है, इधर आ जाता हूं मैं। इनिशिएशन किसकी तरफ से है, वाइफ की तरफ से। यहां पर बेटा किसी की तरफ से हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों साइमल्टेनियसली बेटा, दोनों के पास ये अधिकार माना जाता है। दूसरा कंसेंट, इसमें बेटा हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत है, किसमें, खुला में। यहां पर म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत है। कंसिडरेशन, आपको पता है बेटा खुला में वाइफ ऑफर करती है कंपनसेशन, लेकिन यहां पर कोई कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। प्रोसेस क्या प्रोसेस है, पत्नी जो है बेटा रिक्वेस्ट करती है डिवोर्स के लिए पति से, लेकिन यहां दोनों पार्टीज बेटा म्यूचुअली इस डिजायर को आगे बढ़ाते हैं कि भैया हम लोग अलग हो जाते हैं। नेचर ऑफ डिवोर्स, तो भैया ये इररिवोकेबल है, एक बार अगर फाइनलाइजेशन हो गया, रीमैरिज करना है कर लो, ये नियम बिल्कुल सेम है खुला और मुबारत में। पांचवा विषय, लीगल एंड रिलीजियस रिक्वायरमेंट, हस्बैंड कंसेंट एंड वाइफ ऑफर ऑफ कंपनसेशन आर एसेंशियल, इद्दत पीरियड इज ऑब्जर्व, म्यूचुअल कंसेंट इज एसेंशियल, इद्दत पीरियड इज ऑब्जर्व, शिया लॉ रिक्वायर्स तलाक टू बी प्रोनाउंस्ड इन अरेबिक। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर इद्दत को लेकर रिलैक्सेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया यहां तो बहुत जरूरी है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है भैया, पत्नी नहीं रहना चाहती है, यही मोटिवेशन है, यहां दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। रिलीजियस इंटरप्रिटेशन रिकॉग्नाइज्ड अमंग ऑल द इस्लामिक स्कूल एम्पावर वीमेन टू सीक डिवोर्स। तो भैया खुला क्या है, पत्नी से जुड़ा है, पत्नी का अधिकार है, और ये भी बेटा सारे इस्लामिक स्कूल में रिकॉग्नाइज्ड है। सुन्नी शिया में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में अंतर है। 9वां पॉइंट, इंपैक्ट और राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये सारे मैरिटल राइट एंड ऑब्लिगेशन को खत्म कर देता है, मेहर को भी खत्म कर देता है, ये भी सारे म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन को खत्म कर देता है, और यहां पर तो कोई फाइनेंशियल एक्सचेंज है ही नहीं। तो अगर इस तरीके से खुला और मुबारक को एक साथ पढ़ा जाए रेड विद करके, तो ये कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। और जब भी खुला मुबारक पूछे, मैं चाहूंगा आपसे एग्जामिनेशन में बेटा आप जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसे जरूर लिखें। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का कानून है 1939 का, इसने भी बेटा कुछ डिवोर्स के ग्राउंड क्रिएट किए हैं। दैट इज सबसे पहले लियन कैन सिंपली बी डिस्क्राइब्ड एज द रॉन्ग चार्ज ऑफ एडल्ट्री ऑन द वाइफ। तो भैया हस्बैंड क्या कर रहा है, पत्नी के ऊपर बेटा व्यभिचार को लेकर, एडल्ट्री को लेकर एक गलत आरोप लगा रहा है। अगर सही आरोप लगा रहा है तो डिफेमेशन की तरह कुछ नहीं होना भैया। ए कहता है बी ने मेरा डिफेमेशन किया, बी कहता है डिफेमेशन किए हम तुम्हारा, सही तो बोल रहे हैं, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है, सच पर डिफेमेशन नहीं होता। तो जो एडल्ट्री का रॉन्ग चार्ज है बेटा, उससे एक अधिकार आता है पत्नी के पास। तो
whenever a husband imposes false adultery charges on his wife, then a wife can sue him and can also obtain a divorce on the same ground under the act by filing a regular suit for dissolution of marriage. तो भैया क्या करेगी पत्नी? जाएगी कोर्ट, साबित करेगी और डिवोर्स ले लेगी. In the case of Jafar Hussain versus Umachur Rahman, the Allahabad High Court held that a wife under Muslim law is entitled to file a suit against her husband for dissolution of marriage and can obtain decree on the ground that she was falsely charged with adultery by him. तो अगर भैया false charge लगा है तो it is established notion, the wife can go to court, she can approach the judicial process and can seek the divorce. तो क्या एसेंशियल है? हस्बैंड बेटा माइनर नहीं है, सेन नहीं, इनसेन नहीं है, एडल्ट है, सेन है. उसने अपनी पत्नी के ऊपर चार्ज लगाया. चार्ज मतलब आप लोगों को पता है यार, आप लोग सीआरपीसी वगैरह बीएनएसएस पढ़ चुके हैं. चार्ज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ एन एक्विजिशन. वो सोच रहा है, पत्नी कह रही है मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो. अरे ऐसा नहीं चलता है भाई. जस्टिस यशवंत ने क्या कहा कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगाना है तो पक्के ठोस सबूत होने चाहिए ना. सपोज थ्योरी पे तो नहीं मेरे ऊपर आरोप लगाया जा सकता है. तो पत्नी के ऊपर क्या है बेटा? एडल्ट्री का चार्ज. और ये लग रहा है स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ एन एक्विजिशन, एक इंटेंट है पति के मन में. सच चार्ज मस्ट बी फॉल्स. ट्रू होगा तो भैया काम ही खत्म हो जाएगा लियन का. सो फॉल्स चार्जेस डू नॉट इप्सो फैक्टो बाय दैट फैक्ट डिसॉल्व द मैरिज, इट जस्ट प्रोवाइड अ ग्राउंड टू द वाइफ टू मूव टू द कोर्ट. भाई लगा दिया चार्ज, एक नहीं 100 बार लगा दिया. पत्नी कोर्ट जा ही नहीं रही है तो चार्ज लगाने से थोड़ी ना शादी खत्म हो जाएगी. पत्नी जब जाएगी तब शादी खत्म होगी. मैरिज विल कंटिन्यू until the decree for dissolution of marriage is passed by the court. जब तक बेटा कोर्ट से डिक्री नहीं आ जाती है, शादी, कोहेबिटेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, बच्चे, सब कुछ वैलिड है. Judicial separation via mode of lien is irrevocable. This mode is applicable only to the शाही marriage, not on the फासिद one. मैं आपको शाहिद भी पढ़ा चुका हूं, शाही भी पढ़ा चुका हूं, फासिद भी पढ़ा चुका हूं बेटा. तो ये शादी केवल शाही मैरिज पर लागू होती है, फासिद पर नहीं होती. फासिद तो खुद अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है. रिट्रैक्शन कैन बी मेड. अगर भैया ट्रायल खत्म होने के पहले हस्बैंड कहता है साहब हम मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, हमने गलत आरोप लगाया, हमें माफ कर दो, तो ठीक है. अगर पत्नी चाहती है बेटा तो ये माफीनामा भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ट्रायल खत्म होने के पहले. फस्क दूसरा विषय, कुरान क्या कहता है? Quran says pertaining to fasq that husband and wife they are duty bound to respect each other, treat each other respectfully and obey all the lawful order of each other. If both of them find that they cannot live as husband and wife further, they can approach Qazi, who after careful examination may terminate their marriage. Here the jurisdiction is vested not to the court of law but to the Qazi भैया. काजी साहब करेंगे, क्या करेंगे? टर्मिनेट कर देंगे. अगर रहता है कि भैया दे नाउ कैन नॉट लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर व्हाट सो एवर रीजन, तो भैया सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 9 ग्राउंड्स बताता है. 9 ग्राउंड्स आपको याद रखने हैं. आप हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ग्राउंड कॉमन है बेटा. तो ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, कोडिफाइड है. अभी तक जो था वो कोडिफाइड नहीं है, वो पर्सनल लॉ से जुड़ा है, ये कानून से जुड़ा है. इसकी बेयर एक्ट भी आती है. सबसे पहला ग्राउंड क्या है बेटा? एब्सेंस ऑफ हस्बैंड. यदि बेटा हस्बैंड पिछले 4 साल से गायब है, पता नहीं चल रहा है यार, जो लोग उससे जुड़े हैं, दोस्त यार रिश्तेदार ऑफिस कलीग, सब किसी को कुछ नहीं पता. 4 साल हो गए, 7 साल नहीं, आईपीसी में मत चले जाना. सो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिक्री on this ground will take effect after 6 months from the date of such decree is passed, and during that period if the husband appears in person or through an authorizing agent, court if satisfied from same may set aside the said decree. 4 साल से गायब है, डिक्री ली, डिक्री के 6 महीने के बाद बेटा डिवोर्स फाइनल होगा. 6 महीने के अंदर पत्नी कुछ नहीं कर सकती है. फेलियर टू मेंटेन, अगर बेटा मेंटेनेंस नहीं है पति के द्वारा पत्नी को, कितने दिनों के लिए? 2 साल, ठीक है ना. तब भी बेटा पत्नी क्या कर सकती है? पत्नी डिवोर्स ले सकती है. एंड इट इज ऑल्सो रिटर्न दैट देयर इज नो डिफेंस अवेलेबल बिफोर हस्बैंड, कि भैया हम बहुत गरीब हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम अनएम्प्लॉयड है. नहीं, शादी किए हो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है. तो 2 साल तक अगर मेंटेन नहीं किया, अगर पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं, पत्नी जीवन पर्यंत बिता सकती है पति के साथ, गरीबी में है, संसाधन विहीन जीवन जी ले. बहुत सारे ऐसे आपको
मिल जाएंगे पति पत्नी। अगर पत्नी चाहे तो ले सकती है, मतलब ये एक ग्राउंड है 1939 के कानून में। इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, यदि बेटा हस्बैंड को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, हुई है मतलब नॉट हो सकती है, इफ द हस्बैंड हैज बीन इम्प्रिजनमेंट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। वो काजी वगैरह नहीं, रिलीजियस कोर्ट वगैरह नहीं, मम्मी पापा वाली सजा नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ की सजा 7 साल या उससे ज्यादा। फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटी, अगर बेटा किसी रीजनेबल कॉज के बगैर हस्बैंड बेटा अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को 3 सालों तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब भी पत्नी के पास ये अधिकार है। इम्पोर्टेंसी, यदि बेटा ये साबित हो जाता है कि हस्बैंड इंपोर्टेंट हो गया है, था, अभी भी है, तब भी शादी को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो इफ द हस्बैंड within 1 year from the date of the order obtained by wife for dissolution of marriage on the ground of impotency on application satisfied the court that he ceases to be impotent, तो इसमें 1 साल का पीरियड है और ये रीजनेबल भी है ना कि वो साबित कर सकता है। और अगर को हस्बैंड ने साबित कर दिया बेटा तो इस पर कोई भी डिक्री नहीं मिलेगी। फिर उसी तरीके से इंसैनिटी है, लेप्रोसी है, वेनरल डिजीज है, लेप्रोसी हमारे यहाँ उसमें अमेंडमेंट हुआ है लेकिन यहाँ अभी भी रिकॉग्नाइज्ड है कि अगर 2 साल तक बेटा ये वेनरल डिजीज जो है, लेप्रोसी वगैरह है, तो वाइफ बेटा डिवोर्स क्लेम कर सकती है। 3 ग्राउंड प्लस टाइम पीरियड, यही आपको याद रखना है। रेपुटेशन ऑफ मैरिज बाय द वाइफ, इफ अ गर्ल इज मैरिड बिफोर एज ऑफ 15 ईयर बाय हर फादर और गार्डियन, क्योंकि वो माइनर है, then under Muslim law she has been provided with the right to repudiate such marriage after attaining the age of 18 year, provided the marriage is not consummated she is entitled to a decree of divorce। 15 साल के पहले शादी हुई, शादी का नो कंज्यूमेशन रहा, वो जैसे ही 18 साल की होगी, राइट टू रेप्यूडिएशन के सहारे वो अपनी शादी को खत्म कर सकती है, लेकिन कंज्यूमेशन नहीं होना चाहिए, जो बहुत रेयर फिनोमिना है, ठीक है। और 18 साल की जैसे ही होगी, ऐसा नहीं 20 साल की हो जाए, 22 साल की हो जाए तब भी रेपुडिएट कर सकती है, नहीं। सो ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मोहम्मदन लॉ, वाइफ इज आल्सो एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड रिकॉग्नाइज्ड वैलिड अंडर द लॉ, जैसे बेटा क्रुएल्टी, ठीक है। तो क्रुएल्टी के आधार पर बेटा वो कोर्ट जा सकती है, जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है कि हमारे साथ क्रुएल्टी हो रही है। और भी ग्राउंड है, फिजिकल असॉल्ट, डिफेमेटरी स्टेटमेंट, forces her to lead immoral life, obstructing her from practicing her religion, husband having more than one wife and does not treat them equally। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड हैं, इन पर भी डिवोर्स मिल सकता है। तो आपको समझना होगा, इस पूरी क्लास में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से बेटा ये जितने ग्राउंड थे जिसको इस्लाम रिकॉग्नाइज्ड करता है हस्बैंड के द्वारा, म्यूचुअल और वाइफ, इन सभी को मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सारे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इनमें से कोई भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, या अगर आ भी जाता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो थोड़ा आपको सबके बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा तलाक खत्म हुआ। हम लोग फिर से मिलेंगे, अगले टॉपिक पर मिलेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और पीडीएफ के अगर साथ पढ़ोगे तो खुद को बेहतर ढंग से कोरिलेट कर पाओगे। किसी और कंटेंट से पढ़ रहे हो, लेक्चर मेरा सुन रहे हो तो कोरिलेशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में मुस्लिम लॉ के, और इसी तरीके से मुस्लिम लॉ खत्म करेंगे। चलो ठीक है।